हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड यानी कि हिस्ट्री की सेकंड बुक को हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हम लोग 6 में पढ़ते हैं, सेकंड हम लोग 7 में पढ़ते हैं, थर्ड हमारी 8 में पढ़ी जाती है। आइए, तो सबसे पहले हमने देखना शुरू किया और हमने देखा इसमें, तो हमें देखिए आरंभिक कथन। तो हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल को हम लोग देख रहे हैं और इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पड़ताल कैसे हुई, क्या चीजें हैं। अलीदरीसी का बना हुआ मैप हमने देखा जो अरब के भूगोल वेत्ता थे। उसके बाद 1722 में जो आपका मानचित्र बना था, क्लियर है, उसको हमने देख लिया। और ये देखने के बाद हमने इन सब चीजों को देखा किस तरीके से मैप था, ठीक। और नई शब्दावली और पुरानी शब्दावली को जानने का प्रयास किया कि हिंदुस्तान शब्द को सबसे पहले फारसी लोगों ने दिया था, किस तरीके से मतलब था और कहां तक फारसी शब्द को आपका समझाया गया था, व्याख्या की थी। तो चलिए, सबसे पहले किसी का कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी, किसी कोई पर्सन, किसी भी स्कूल से कोई बच्चा खड़े होकर पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पीछे एक बार देख लेंगे, आप पुरानी नई शब्दावलियों को आप देखिए, बात करिए, कोई डाउट कोई क्वेरी है आप मुझसे पूछिए। चलिए आगे बढ़े। अब बात कर रहे हैं, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार बहुत सावधान रहते हैं। कोई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इतिहासकार कैसे हैं, बहुत सतर्क और सावधान रहते हैं। चलिए, किसी भी शब्द का प्रयोग करने के लिए इतिहासकार बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। यानी कि आज जो हम शब्द ले रहे हैं, शायद पास्ट में, अतीत में उनका जो अर्थ है वो कुछ अलग ही थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इनका अर्थ होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आना वाला कोई अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग हो। कैसा हो? अनजाना व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग हो, या अंग कहलाता है वो आपका क्या है? विदेशी। देखिए, आज के विदेशी और उस समय के विदेशी में बड़ा अंतर था। क्या अंतर था? अगर आप देखेंगे, ऐसा व्यक्ति व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी। तो हिंदी में विदेशी को क्या कहते हैं? आपका परदेशी। और फारसी में विदेशी को कहा जाता है अजनबी। तो विदेशी शब्द फिर किसका है भाई? अगर आप कह रहे हैं कि हिंदी में विदेशी को क्या कहते हैं? आपका परदेशी, और फारसी में कहते हैं अजनबी। हम कहते हैं कि अजनबी व्यक्ति आ गया है ना? तो ये कैसे है? कौन है अजनबी व्यक्ति? बताइए, सोच के बताइए। देख लिया? अब देखिए, इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है मान लीजिए, और अगर कोई जंगलों में रहने वाला व्यक्ति उसके पास आ जाए, तो वो क्या हो गया उसके लिए? वनवासी, यानी कि वो भी विदेशी हो गया। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म, जाति और परंपराओं के जुड़े होने के बावजूद वो विदेशी नहीं है। ऐसा होता है ना कि कोई भारत से आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? भैया तो विदेशी है, तो परदेशी है। लेकिन वही धर्म, वही कास्ट का लोग आपके देश में रह रहे हो, आपके साथ गांव में रह रहे हो, तो आप उनको विदेशी नहीं मानते। ऐसा क्यों? बताइए, कौन बच्चा बताएगा? सोचिए बेटा। देख लिया? चलिए, इतिहासकार और उनके स्रोत। आप इतिहासकार हैं, जो चीजों को लिखते हैं वो कुछ स्रोतों के माध्यम से, कुछ एविडेंस के माध्यम से ही हमें कुछ जानकारियां देते हैं, हमको जानकारियां उपलब्ध। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं।
उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ा है। कैसा पढ़ा है? 1000 वर्षों के बारे में पढ़ा है। देखिए, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें से आप बहुत सी बातें ऐसी मिल जाएंगी जो पिछले युग में वैसी चली आ रही थी। इतिहासकार इस युग के काल के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य भवन निर्माण और लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले से काफी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री संख्या और विविध आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत में इस्तेमाल कर धीरे धीरे काम करने के लगे हैं और इससे लोगों के दौरान कागज क्रम से सस्ता हो गया है, बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा है। लोग धार्मिक ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लेखन इनका उपयोग करने लगे हैं। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय और अभिलेखागारों में रखा जाता था। पांडुलिपियों तथा दस्तावेज से इतिहासकार बहुत सारी विस्तृत जानकारियां मिलती हैं, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। कैसा है? इनका उपयोग कठिन है। तो कैसे वो अपनी जानकारी उठा रहे हैं? बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं, लोगों ने अपने शासकों के वृत्तांत यानी कि उनके समय के टाइम पीरियड की घटनाओं को लिखा है। अर्जियां, आदेश, हिसाब किताब, खाते, अदालती अर्जियां, इन सबको लिखकर उनके माध्यम से ही ये बताने का प्रयास करते हैं। देख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ जाइए। उन दिनों छाप खाने तो नहीं, लेकिन लीपक और नकलवसी हाथ से ही पांडुलिपियों का प्राकृतिक बनाते थे। देखिए, कुछ लोग नकल करते हैं, हाथ से बड़ी अच्छी राइटिंग होती है, वो डिजाइन करते हैं, किसी चीज को कॉपी करते हैं, उनको क्या कहते हैं? आपका लिपिक या नकलवसी कहते हैं। और अपने कभी कभी मित्रों के साथ गृह कार्यों में भी नकल उतारते हैं। और आप जानते हैं कि यह काम आसान नहीं है। क्या नहीं है? ये कार्य जो हम कर रहे हैं ये कोई आसान काम नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ नहीं आती होगी, आपको मजबूत होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे हुए मित्र में हुए कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। अब मान लीजिए, मैंने कल समझाया था ना आपको, आप किसी की बुक से कुछ कॉपी कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया, आपने भी लिखा उसने भी लिखा, लेकिन आपने उसी की बुक से कॉपी किया, लेकिन दोनों को पढ़ोगे दोनों की बुक में अंतर आ जाएगा। तो छोटे मोटे डिफरेंसेज आ जाते हैं। पांडुलिपि का प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। जब आप पांडुलिपियों की आप अगर कॉपी बनाते हैं तो कह रहे हैं उनमें भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। देखिए, ये लिपक है, कैसे हैं? ये बंदा लिख रहा है। पहले राजशाही दरबार में इनकी नियुक्तियां होती थी, ये लोग आते थे, सैलरी बेसिस पर काम करते थे, चीजों को लिखते थे, ट्रांसलेट किया करते थे। जो चीज संस्कृत में लिखी उनको फारसी में, हिंदी से फारसी में, फारसी संस्कृत में, ये सारा ट्रांसलेशन का काम ये लोग किया करते थे। क्लियर है? देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। कह रहे लिपक बनते हुए छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं। अब जो आदमी कॉपी कर रहा है उससे छोटे मोटे फेरबदल होते चलते हैं। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सर्दी दरअसल प्रतिलिपिकों में भी प्रतिलिपि बनती रहती है। और कह रहे हैं ये चेंजेस आपके बनते रहते हैं और चेंजेस होती रहती है। कह रहे ये सारी चीजें बड़ी कॉमन है। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। मान लीजिए
वो एक मूल ग्रंथ था, एक बुक थी, उसको 5 कॉपी करने वाले थे। तो पांचों ने थोड़ा थोड़ा उनमें आपका बदलाव हो गया और पांचों मूल से अलग हो गए। ठीक, इसमें बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हम लेखकों की मूल पांडुलिपि शायद कहीं मिलती है, हमें बाद में लेखकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपि पर ही पूरी तरह से निर्भर होना पड़ा। अब मूल चीज तो आपकी रही नहीं, जो उसकी फोटोकॉपी हाथ से लिखी गई थी उसी चीज पर हम डिपेंडेंट हो गए। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखकों ने क्या लिखा, इतिहासकारों का एक ग्रंथ, विभिन्न लिपक और अध्ययन करना पड़ता है। तो क्या चीज है, कैसे लिपक है, क्या अध्ययन हो रहा है, इन सब चीजों पर हमने देख लिया। चलिए, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा। लेकिन 1971 में इतिहासकार ने पहली बार वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों में विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा है। ठीक, अब देखिए, देख लिया लीपक लोपिक कैसे कॉपी कर रहे हैं। आइए, अब आपने इस तरीके से शब्दों के कैसे मीनिंग बदल गए, लीपक कैसे बने, उनकी प्रतिलिपियां कैसे तैयार होती थी, इन सब चीजों के बारे में आपने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया और मूल चीजों से कैसे उनकी चीजें बनी, इसको हमने देखने का और जानने का प्रयास किया। क्लियर है? तो इतना हम लोग देख चुके थे। चलिए आगे बढ़े, और इसमें आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग इसमें शुरू कर रहे हैं, ध्यान देंगे, नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों को हम लोग देख रहे हैं। सन 700 और 1750 के 20 हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकार के आगे एक भारी चुनौती रखता है। कह रहे कि भारी चुनौती है इनके बीच में, जो हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकार कर रहे हैं। मुख्य रूप से इसलिए इससे पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह से परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हुए, जैसे सिंचाई में रहट। अब कह रहे हैं नई टेक्नोलॉजी आ रही है इस समय में, सिंचाई के लिए रहट, कटाई के लिए चरखे और युद्धों के लिए अग्निशस्त्र यानी कि बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल किया जाने लगा। आपके लिए भले ही चरखे पुराने लगते हों, भले ही रहट पुरानी लगती हो, लेकिन उस समय रहट का विकास मानो तकनीकी का विकास था। क्या था? तकनीकी का विकास था। कटाई के लिए चरखे, मानो कि आज जमाने में आपकी एक पर कपड़ा मिल जैसे लगी है ना, उस जमाने में आपका चरखा वो काम कर रहा था। युद्ध, जिनमें आपके हथियार गोला बारूद चलती थी, मानो आज आपने पिस्टल राइफल लगा रखी हो। तो इस तरह की तकनीकी विकास ने उनके कार्य को उन्नत और उन्नति की राह पर ले गया। ठीक है नहीं? चलिए आगे बढ़े। देखिए, इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया। अब देखिए, बहुत सारी चीजें, जब कोई संस्कृति आती है, कोई लोग आते हैं, तो अपनी बहुत सारी चीजों को लाते हैं। जैसे आलू आया, मक्का आई, मिर्च आई, चाय आई और कॉफी। ये भारत की नहीं है बेटा। आप कभी आलू को, इन चीजों को भारत का मानो, ये मूल रूप से भारत की नहीं है। हजारों साल पहले ये हमारे यहाँ आई है। ध्यान दें कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आई जो नए विचार लेकर आए थे। इनके साथ आई नए विचार वाले। काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का रहा है। कैसा रहा है? सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का ये काल हमको देखने के लिए मिला है। ठीक, इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अनजाना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर की यात्रा करने लगे। इस उपमहाद्वीप के अपार संपदा और अपना
भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं, जिन्होंने जिन्होंने इस समुदाय से महत्व बढ़ा दिया था। और कह रहा हूं कि जिन्होंने इस समुदाय का महत्व बढ़ा दिया था। तो किन्होंने उन संपदाओं का, उन चीजों का महत्व बढ़ाया, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है? और फिलहाल आपको पता होना चाहिए जो हमारे सामने है कि आपका रहट है, ये रहट की इमेज है, आप इसको एक बार देख लीजिए। तो आगे का चीजों को हम फिलहाल पढ़ेंगे कि जो आपका तकनीकी विकास था वो किस प्रकार हो रहा था, कैसे कुछ था। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।